नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार, यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत करता हूं। बंगाल चुनाव में एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उछाल में और भी बाउंस आ गया है। जैसे बहुत बड़ी संजीवनी चाहे भाजपा के बड़े नेता हों या छोटे नेता हों उनको मिल रही है। हालांकि 4 मई को ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा के हौसले जरूर बुलंद हैं। और यदि बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है, चुनावी आंकड़ों में वो उसे बहुमत मिल जाता है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता भाजपा की होगी। क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में बिहार और बंगाल दो ऐसे राज्य बचे थे जहां भाजपा ने कभी सरकार नहीं बनाई थी। बिहार में उसकी अपनी सरकार अभी कुछ ही दिनों पहले बनी है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं। और अब यदि बंगाल के चुनावी नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हैं तो पहली बार ऐसा होगा कि बंगाल में भाजपा की सरकार होगी और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। तो जाहिर तौर पर बंगाल के चुनावी अभियान को पूरा करने के बाद पूरा दलबल यूपी में ही आ बसेगा, क्योंकि अब तो साल भर से भी कम समय बचा है यूपी के विधानसभा चुनाव में। लेकिन यूपी की लड़ाई कमोबेश बंगाल जैसी तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है। उसके कई फैक्टर्स आपको गिनाए जा सकते हैं कि किन किन चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी को यूपी के इलेक्शन में जूझना पड़ेगा। सबसे पहली चुनौती तो यही है कि पिछले 2 टर्म से भाजपा की सरकार सूबे में चल रही है, तो जो एक एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर होता है उससे उसे काटना ही पड़ेगा। और पिछले दिनों इसकी कुछ बानगी भी देखने को मिली थी, जब भाजपा विधायकों का आक्रोश अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर फूट पड़ा था, आपको याद ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि जनता के सेंटीमेंट को देखते हुए ही विधायकों का ये व्यवहार जमीन पर दिखा था। तो एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यदि पूरे यूपी के परिदृश्य को देखें तो बहुत बड़े ऐसे किले हैं विपक्ष के जिनको भेदना भाजपा के लिए अब तक संभव नहीं रहा है, मुश्किल रहा है। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि वो किले कौन से हैं और भाजपा ने उन्हें तोड़ने के लिए क्या रणनीति अपनाई है। लेकिन यदि चुनौतियों की बात करें तो ऐसे जिले तो हैं ही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, या मिली भी तो 5-7 में एक आध मिली। दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा भाजपा के लिए ये भी रहेगा कि जिन सीटों को पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत कम अंतर से उसे हार मिली थी, उसको वो जीत में कैसे बदल सके। साथ ही साथ ऐसी भी सीटें जहां बहुत कम वोटों से पार्टी को जीत मिली थी। यानी हारने और जीतने, इन दोनों तरह की सीटों पर चैलेंजेस बरकरार हैं। जिन सीटों को बहुत कम मार्जिन से भाजपा ने 2022 के चुनाव में जीता था, उसको कैसे मेंटेन किया जाए और उसको बढ़ाया जाए, ये चैलेंज रहेगा। और जिन सीटों को भाजपा बहुत कम अंतर से हार गई थी, वहां पर अपना ग्राफ कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि वो सीटें उसके खाते में आ सकें, ये भी होगा। इसके अलावा गठबंधन का बनना बिगड़ना चुनाव से पहले यूपी में बहुत देखा जाता रहा है, वो भी भाजपा के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, इतने गठबंधन के सहयोगी नेता फिलहाल भाजपा के साथ तो हैं ही हैं, और इन्हीं को मिलाकर यूपी में एनडीए का स्वरूप बनता है। लेकिन विधानसभा के चुनाव तक आते आते किस सहयोगी दल का क्या रुख होगा ये कोई नहीं जानता है। 2022 के पहले याद करिए, चुनाव की दहलीज पर खड़ी पार्टी में कितना अलगाव हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य और अपने साथ 3-4 अन्य विधायकों के साथ उन्होंने हलचल मचा दी थी पार्टी छोड़कर। ओम प्रकाश राजभर तो खैर पहले से ही मुखालफत में थे बीजेपी के, और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सपा से गठबंधन में चुनाव भी लड़ा। तो गठबंधन के साथियों का इधर उधर भी होना भाजपा के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा। इसके अलावा पिछले दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो भी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कम चिंताजनक रहे हैं। 2014 में भाजपा ने यूपी की 80 सीटों में से 72 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन उसके बाद से 2024 तक लोकसभा की सीटों के मामले में उसका मार्जिन लगातार कम होता गया, उसकी सीटें लगातार कम होती गईं। 2024 में हाल ये हो गया कि सिर्फ 33 सीटों पर पार्टी को जीत मिली, और जो पार्टी
यूपी में लोकसभा सीटों के मामले में नंबर 1 पर पिछले 10 सालों से थी, वो नंबर 2 पर आ गई। विधानसभा में भी देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से 312 सीटें अकेले भाजपा ने जीत ली थी, लेकिन 2022 के चुनाव में उसका नंबर कम हो गया, 257 सीटें उसे मिली, 50 से ज़्यादा सीटें उसकी घट गईं। तो 2027 में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज पार्टी के लिए होगा कि इसको कैसे मीट आउट किया जाए, या जो रास्ते में रोड़े हैं, कांटे हैं, उसको कैसे हटाया जाए। लेकिन हम आते हैं पहली चुनौती की बात पर, जिसकी चर्चा मैंने अभी से कुछ देर पहले की थी, कि कौन से वो अभेद्य किले हैं विपक्ष के जिनको तोड़ना भाजपा के लिए बहुत जरूरी है, और उसको तोड़ने के लिए पार्टी ने कौन सी रणनीति अपनाई है। भाई 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, इन सब जिलों में पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली थी। कौशाम्बी भी एक जिला था जिसमें पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। आजमगढ़ और गाजीपुर में तो 10 के लगभग विधानसभा की सीटें हैं। तो यदि इन 4-6 जिलों को ही जोड़ लिया जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 30 के आसपास पहुंच जाती है। ये एक बड़ा नंबर है। अब सवाल उठता है कि भाजपा ने इन जिलों में सेंधमारी का क्या तरीका अपनाया है। शुरुआत करते हैं गाजीपुर से ही, बड़ी चर्चा में ये जिला रहता है। गाजीपुर में भाजपा को 2022 में एक भी सीट नहीं मिली थी। तब ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने सपा से चुनाव लड़ा था और जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर खुद विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ओपी राजभर को अपने पाले में खींच लिया है, जिससे कि गाजीपुर में सेंधमारी की जा सके। भाजपा यदि कर पाई ओम प्रकाश राजभर के सहारे तो ठीक है, नहीं तो उसके सहयोगी ही किन्हीं सीटों पर जीत दर्ज करें, कम से कम उसके नंबर में तो उनका नंबर जुड़ेगा ही। अंबेडकर नगर में जलालपुर सीट से समाजवादी पार्टी से राकेश पांडे विधायक बने थे 2022 में। राज्यसभा में भाजपा ने उनसे क्रॉस वोटिंग करा लिया और उनके बेटे जो कि बसपा के सांसद थे वो भी भाजपा में आ गए हैं, और राकेश पांडे खुद भाजपा की चौपाइयां गा रहे हैं। तो अंबेडकर नगर को भी वहां भी सेंधमारी करने का तरीका भाजपा ने तैयार कर लिया है। कौशाम्बी, सिराथू में पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को मात दे दी थी, और दूसरी सीट चायल पे पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक बनी थी। पूजा पाल की भी वही कहानी है जो राकेश पांडे की है। पूजा पाल भी भाजपा के गुण गा रही हैं, भले ही वो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, लेकिन सपा ने उनके इस व्यवहार के लिए उनको पार्टी से निकाल दिया, और अब वो भाजपा में शामिल तो नहीं है लेकिन उसके खेमे में जरूर शामिल हैं। तो कौशाम्बी के किले को भी तोड़ने के लिए भाजपा ने पूजा पाल को तैयार कर रखा है। अब आ जाइए आजमगढ़। आजमगढ़ बहुत बड़ा जिला है और 10 सीटों में से एक भी भाजपा को नसीब नहीं हुई थी, लेकिन अब आजमगढ़ के बैटल ग्राउंड पे जो सपा के समर्थन में कास्ट कॉम्बिनेशन वहां बनता है, उसको तोड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ने बहुत तन्मयता से उतार दिया है। ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे और अतरौलिया से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो बलराम यादव के बेटे, धुरंधर समाजवादी नेता बलराम यादव, उनके बेटे संग्राम यादव के सामने खड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है आजमगढ़ में भी सेंधमारी की भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। अब बची यूपी की वो सीटें जहां बहुत जीत हार का मार्जिन कम रहा है। या तो कुछ 100 वोटों से भाजपा ने जीत लिया या कुछ 100 वोटों से भाजपा हार गई। इन सीटों पर थोड़ी सी मेहनत से परिणाम बदल सकते हैं। कौन कौन सी सीटें हैं? इसमें तो 10-12 सीटें हैं, लेकिन कुछ सीटों का नाम गिना दे। धामपुर, नेहटौर, कुर्सी और बिलासपुर, ये ऐसी सीटें हैं जहां 200, सवा 200 के अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। तो ऐसी सीटों पर तो विशेष फोकस रखना पड़ेगा कि इन पे मार्जिन जो भाजपा बढ़ाए वो कम से कम 5, 7, 10 हज़ार का बढ़ाए, क्योंकि पिछले दिनों जो कास्ट कॉम्बिनेशन लोकसभा में दिखा है, यदि उसी तरीके का फॉर्मूला यूपी के विधानसभा में चला तो ये सीटें तो एकदम से हाथ से चली जाएंगी। दूसरे, जिन कम सीटों पर भाजपा को जीत या हार मिली उसमें नकुड़ भी है, कटरा भी है जो कि गोंडा की एक सीट है, इसके अलावा मुरादाबाद नगर की भी सीट है। तो जिन सीटों पर भाजपा को बहुत कम अंतर से जीत मिली है, उन सीटों पर भी उसको बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। और अब जबकि भाजपा का संगठन अपने नए स्वरूप में सामने अभी तक नहीं आ पाया है, मैं बात कर रहा हूं पंकज चौधरी की टीम की, उनकी नई टीम अभी धरातल पे नहीं आ पाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह क्या कोई कम चैलेंज है? लेकिन अब जबकि बंगाल चुनाव से भाजपा के सभी नेता फ्री हुए हैं,
तो ये माना जा रहा है कि यूपी पर ही सारा जोर रहेगा और जितनी भी रणनीति बनानी होगी वो सारी बनाई जाएगी और जो भी चाल चलनी होगी वो चली जाएगी, क्योंकि यूपी में भाजपा को एक बहुत बड़ा इतिहास भी रचना है। 10 सालों तक सरकार में वो रही है और तीसरे टर्म के लिए वो चुनाव में जा रही है। लगातार 3 बार सत्ता में रहने का एक तरीके से रिकॉर्ड ही होगा। कांग्रेस के बहुत आज़ादी के बाद के समय से छोड़ दिया जाए तो यूपी में तो हमेशा सत्ता परिवर्तित होती रही है, कभी बसपा की, कभी सपा की, कभी गठबंधन की, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है। यदि भाजपा 2027 का चुनाव जीतती है तो लगातार 3 सरकारों का वो रिकॉर्ड भी कायम करेगी और ये भी कह सकेगी कि उसका फॉर्मूला, चाहे वो SIR का हो, चाहे हिंदुत्व का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, ये सारे फॉर्मूले जनता में अभी भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने हुआ करते थे। और सोचिए कि 2027 का विधानसभा चुनाव खत्म होगा और उसके कुछ महीनों बाद ही तो 2029 का लोकसभा चुनाव उसकी सरगर्मी शुरू हो जाएगी। और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में सरकार में बैठने के लिए यूपी में मजबूत पांव जमाना पड़ता है। अभी तक के आंकड़े यही देखने को मिले हैं। तो 2027 का चुनाव सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं होगा, बल्कि दिल्ली के तख्तो ताज का भी सेमीफाइनल होगा या उसका एक वाइब्रेशन होगा कि दिल्ली में क्या घटित होगा 1 साल के बाद। तो अब भाजपा किस एग्रेसिव तरीके से यूपी के इलेक्शन में उतरती है, अब इसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस थोड़े दिन का इंतजार है। बंगाल का चैप्टर क्लोज और यूपी का चैप्टर ओपन। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।